नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपना अफवाह तंत्र वाला टॉपिक चल रहा था और अफवाह तंत्र में अपन आ गए हैं पढ़ते पढ़ते बंगाल की खाड़ी के अफवाह की तरफ। अब अपन ने देखो, याद करो, पहले सबसे पहले परिचय पढ़ा है अफवाह तंत्र का। उसके बाद में अपन ने जो है आंतरिक अफवाह प्रणाली पूरी पढ़ी है, एक एक नदी पढ़ी है, ट्रिक से पढ़ी है, याद किया है सब कुछ। फिर आए हैं अपन अरब सागरीय अफवाह में, तो माही नदी पढ़ी है, लूणी पढ़ी है, पश्चिमी बनास पढ़ी है और अरब सागरीय अफवाह जो है अपने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अपन चलेंगे बंगाल की खाड़ी के अफवाह की तरफ। सीधी सी बात है, अब जो है राजस्थान में अरब सागर के तरफ यानी कि कच्छ की खाड़ी में और खंबात की खाड़ी में जाने वाली नदियां अपन ने पढ़ ली है। अब अपन पढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली, उसमें दो मुख्य नदियां हैं, बाकी उनकी सहायक नदियां हैं। एक है अपने बनास नदी, और बनास नदी ही जिसकी सहायक है वो है चंबल नदी, यानी कि बनास नदी भी ले जाके जल अपना मिलाएगी बाद में चंबल के अंदर। ठीक है, फिर चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, और फिर बाद में जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ इस तरीके से जाती है। ये चीज पढ़नी है अपन को आज। तो बनास नदी तंत्र पूरी तरीके से आज समझ लेंगे, कल अपन चंबल नदी तंत्र समझ लेंगे, और इसी के साथ में नदियां जो है पूरी हो जाएगी। उसके बाद में चलेंगे झीलों की तरफ, और इस तरीके से अपने सारा जो है सिलेबस कवर होता चला जाएगा। जहां जहां पे अपडेट करने की चीज है आप लोगों के 41 जिलों के अनुसार, वो मैं बताता रहूंगा। बाकी आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ने पे, अपने सीटिंग पावर पे, अपनी पॉजिटिविटी पे वर्क करते रहना है, ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो और आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते चलें। अपन भी चले अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, अभी विद्यार्थी सारे जुड़ गए होंगे। चलिए भैया, अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखो, ये राजस्थान का मैप है और इस पे जो है सारी नदियां लगभग बनी हुई है। ठीक है, ये सारी बनी हुई है। अब ये आप कहोगे कि सर ये तो 33 जिलों के अनुसार है, तो कोई दिक्कत नहीं, 33 के अनुसार है तो अपने कहां समस्या है। इन टाइम देखो मैसेज करे, अपने कहां समस्या है। 33 के 41, 41 के 50, 50 के 41, अपने जैसे भी आए अपन तो सही चीजें कर सकते हैं, तो वहां पे अपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो, अपन ने, आप लोग याद करो कि अपन ने जो है अफवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, 3 भाग में बांटा था ना, एक आंतरिक अफवाह, एक बंगाल की खाड़ी का अफवाह और एक अरब सागरीय अफवाह। उसमें से जो है बंगाल की खाड़ी का अफवाह जो है 23% पढ़ा है। अब कई जने बच्चे क्या कहेंगे, गुरुजी आपकी ही हमने किताब में 24% भी पढ़ा है। तो जहां 24 पढ़ा होगा वहां पे जो है अपने अरब सागरीय 16 पढ़ा होगा, जहां 23 पढ़ा है वहां 17 पढ़ा होगा। ये पूछने लायक बातें नहीं है बेटा, 23 और 24 चलती है, ये 17 की तरह चलता है। इसमें ज्यादा कट टू कट दिमाग नहीं लगाना। ऐसे नहीं आएगा कि 23% या 24%, ऐसे नहीं आता। सीधा आएगा या तो 23% या 40%, 60%, 17%, ऐसे आता है सवाल। इन चीजों का अनुभव कब होगा, जब आप लोग ऐसे बच्चों जैसे सवाल नहीं पूछोगे। ये अनुभव कब होगा, जब आप लोग इन पे मेहनत करोगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, और बहुत सारी प्रैक्टिस करके PYQs वगैरह सब देखोगे, तब होगा ये अनुभव। और जब ये अनुभव होगा तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। जब तक ये सवाल पूछने की नौबत आ रही है कि गुरुजी 23 पढ़ा, कहीं कहीं 24 पढ़ा, आपकी ही बुक में एक में 23 पढ़ लिया, एक में 24 पढ़ लिया, ये पूछने की नौबत आ रही है, यानी कि अभी बेटा पापड़ बहुत बेलने हैं, अभी समय बहुत लगना है, इसके लायक बनना पड़ेगा। अब सरकारी नौकरी हासिल करनी है तो पहले उसके लायक बनना है, फिर मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है, और मेहनत करते जाना है, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो पहले, सबसे पहले अपने को लायक बनाओ, ताकि ऐसे बच्चों जैसे सवाल पूछने की नौबत नहीं आए। उसके बाद में आप लोगों के नौकरी कहीं नहीं गई। ठीक है, तो ये जिन्होंने ये बच्चों जैसे सवाल पूछे थे उन सभी को पता है कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को इन चीजों पे वर्क करना है, ताकि हर एक सवाल को जो है पूछना नहीं है, अपने उत्तर जो है खुद निकालना जानना सीखो, तब आप कंपटीशन के लायक बनोगे। नहीं तो अभी तक स्कूली शिक्षा की भी इसका मतलब आपके सही ढंग से हुई नहीं है। ठीक है, इन चीजों को सीरियस लेना थोड़ा। अब मैंने भले हंसते हंसते कह दिया, आप लोगों को सीरियस लेना है। ठीक है बेटा, अब देखो ये अरावली पर्वतमाला निकल रही है बीच में से। अब इसमें जो नदी जैसे कि ये खत्म हो गई, कांकनी देखो कहीं नहीं जा रही, ये है आंतरिक प्रवाह की नदी। ठीक है, अब गग्गर है, गग्गर यहां तक ही जाएगी, पूरा जल ले जाएगी नहीं, तो ये भी आंतरिक प्रवाह की है। ठीक है ना। अब ये जैसे लूणी है, तो ये देखो कच्छ के रण में जा रही है, पश्चिम बनास और साबरमती अपने यहाँ पे जा रही खंबात की खाड़ी में। ठीक है ना, ये पश्चिमी बनास तो कच्छ के रण में, ये साबरमती और माही जा रही खंबात की खाड़ी में। यानी कि एक तरीके से अरावली के इधर वाली जो नदियां है ना, वो अरब सागर में जल ले जा रही है, और इधर वाली ले जा रही है बंगाल की खाड़ी में। इसलिए इस अरावली को क्या कहा जाता है, महान विभाजक जल रेखा। क्या कहा जाता है, महान जल विभाजन रेखा, या महान विभाजक जल रेखा भी कहते हैं। महान विभाजक
जल रेखा, या फिर आप क्या कहोगे कि जल विभाजन रेखा कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरफ वाली नदियां इधर ले जा रही, इस तरफ वाली इधर। अब कई जना विद्वान आए कि गुरुजी आ देखो माई जो है अरावली के इस साइड में, लेकिन ले जा रही नदी पानी इस साइड है, तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है, जितना जरूरी है उतना ही चलाना। ये देखो ये बाकी की नदियां इधर ले जा रही है ना, इनको बताया है। अब ये ले जाके देखो ये मिलेगी, जैसे बनास मिल जाएगी कहां पे जाके, अपने चंबल के अंदर, और चंबल देखो जाके मिलेगी यमुना में, आगे यमुना और गंगा मिल जाएगी। इस तरीके से ये आगे बढ़ती है। आगे बात समझ। अब देखो बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह है 23%, कहीं 24 लिखा मिलेगा। इनके अंदर मुख्य मुख्य जो नदियां हैं वो है चंबल नदी, बनास नदी, ये गंभीर और बाणगंगा यहाँ लिखी हुई है, लेकिन इसमें से ज्यादा सवाल बनते नहीं। ये एक्चुअली क्या है, गंभीर और बाणगंगा डायरेक्ट यमुना में जल मिलाती थी, इसमें से गंभीर तो अभी भी मिलाती है, लेकिन ये बाणगंगा जो है भरतपुर के मैदान में विलुप्त हो जाती है। तो एक तरीके से ये रुंडित नदी कहलाती है। रुंडित यानी कि आंतरिक अफवाह की नदी, इसको भी आज ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब देखो चंबल और इसकी सहायक नदियां, बनास और इसकी सहायक नदियां, यानी ये सारी नदियां ले जाके चंबल में जल मिलाएगी, जिसमें गुंजाली, मांगली, नेवाज, ब्राह्मणी, कालीसीन, बनास, परवन, चाकण, सीप। और बनास की सहायक देखोगे तो कोठारी, मेनाल, ढूंढ, खारी, बेड़च, ये सारी जो है मुख्य नदियां। इसके अलावा और भी है जो अपन अभी डायग्राम से समझेंगे, कई सारी चीजें कंसेप्ट से समझेंगे। ये है मेन चीज की आप लोगों के जो है, आप लोगों को बंगाल की खाड़ी के अंदर ये नदियां पढ़नी है, और ये सारी की सारी अपन क्लास में ही पढ़ेंगे। इसके लिए स्पेशल एफर्ट नहीं करना, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, तब आप लोगों को पता चलेगा प्रश्न कैसे बनते हैं। नहीं तो ऐसे ही पूछते रहोगे और आगे निकलने वाले निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, एक बार स्क्रीनशॉट लो, ठीक है टाबरो। अब देखो आगे बढ़ा, सब पहला आवे हमारे टाइटल बनास नदी। सबसे पहले ध्यान रखना उद्गम कहां से होता है। उद्गम ध्यान रखो तो सबसे पहले जिला याद रखो कि राजसमंद से, मोस्ट ऑफ ये चीज पूछ ली जाती है। उसके बाद में पहाड़ी याद करो, जैसे लूणी के अंदर अपन ने पढ़ा नाग पहाड़ी अजमेर, यानी कि अजमेर से उद्गम होता है। बनास के अंदर ध्यान रखना कि अपने कहां से होता है, राजसमंद से। कहां से होता है, राजसमंद। खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद, एक मात्रा कर लेना, दो गलती से लगी, ठीक है। खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद। अब खमनौर अपन ने स्पेशल पढ़ा है हल्दी घाटी के युद्ध में, इसको खमनौर का युद्ध भी कहा है अबुल फजल ने, पढ़ा था कि नहीं, याद है कि नहीं, ये चीजें रिकॉल करना। खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका होता है उद्गम। उपनाम इसका वर्णासा, यानी ये क्या है, वन की आशा कहलाती है, इसको कहा गया है वर्णासा नदी, वन की आशा। अब इसकी लंबाई दो मिलती है, कई जगह 512 किलोमीटर मिलेगी, कई जगह 480 किलोमीटर मिलेगी। वाटर रिसोर्सेज के अनुसार अलग साइड पे अलग दे रखा है, और एच एम सक्सेना की पुस्तक में जो भूगोल की ऑथेंटिक पुस्तक आती है उसमें अलग है, लेकिन अपने को दोनों ध्यान रखनी है। और ये बात ध्यान रखना कि जहां कंफ्यूजन वाली चीज है वो दोनों लंबाई ऑप्शन में साथ में नहीं आएगी। 512 और 480 एक साथ नहीं आती है तो प्रश्न डेफिनेटली डिलीट है, उसका न किसी को फायदा न किसी को नुकसान, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कंफ्यूजन वाले नहीं पूछे जाते। लंबाई 512 किलोमीटर भी मिलेगी और अपने 480 किलोमीटर भी मिलेगी, और मैंने पहले ही आप लोगों का कंफ्यूजन कर दिया है दूर, ठीक है। सारी चीजें मुझे पता है क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे ध्यान है आप लोगों की कहां पे कमजोर कड़ी होती है, कहां दिमाग में सवाल उपजता है, कहां पे आप लोगों को उसका समाधान करना होता है। ये सारी चीजें मैं बताता चलता हूं, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो बेटा पूरी राजस्थान में ही बहती है, पूरी राजस्थान के अंदर ही ये बहती है, ठीक है। अब ये देखोगे आप तो राजसमंद से उद्गम हुआ है, सवाई माधोपुर रामेश्वरम घाट के त्रिवेणी में, वहां पे जाके चंबल के साथ मिल जाएगी, यानी राजस्थान से उद्गम होकर राजस्थान के अंदर ही विलीन हो जाती है चंबल में जाकर, ठीक है। तो ये जो है ये पूरी तरीके से राजस्थान में ही बहती है, यानी कि ये पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, ये पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। आगे बात समझ, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। बहाव क्षेत्र देखो इसका, अब अपने जो है बीच में इसको शाहपुरा और केकड़ी ले गए थे, क्योंकि अपन नहीं ले गए, अशोक जी ले गए थे अपने पूर्व सीएम, लेकिन भजनलाल जी वापस इनको इन्हीं जिलों में ले आए, ठीक है। तो देखो बहती कहां से है, राजसमंद, फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ठीक है। अब इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, आप लोगों को पसंद आए और याद रखनी हो आपको तो आप लोग याद रख लेना, और नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं, मैंने याद की थी तो बता देता हूं। राज बना बाकी के हटे
राजस्थान में, मारवाड़ में यूं है कि सम्मान देने रे खातिर जो है राजपूत समाज के मायने जो है बना बनी कह दिया करे, ठीक है, बना कह दिया करे। तो राज बना चित्तौड़ से, या फिर ऐसे मैंने ऐसे याद की थी, चित्त भी, क्या राज बना चित्त भी अटोस खाएगा। अ को नकारात्मकता में लेते हैं तो ऐसे लिख दिया अटोस खाएगा। ये इस तरीके से मैंने कर ली थी याद, आप लोग भी कर सकते हो। राज बना चित्त भी अटोस खाएगा, ये क्या क्रम याद रहेगा आप लोगों को, सीक्वेंस पूछी जाती है कई बार, तो इसी क्या क्रम याद रह जाएगा। यहां से क्या याद रहेगा, राजसमंद बना यानी कि बनास नदी, फिर देखो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, यही देख लो क्रम है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, टोस, ठीक है। टोस्ट बोलते हैं, टोस लिख दिया, क्या दिक्कत है, मारवाड़ी है कि भी कर सका, ठीक है। यह याद रख लियो, राज बना चित्त भी टोस खाएगा। राज बना चित्तौड़ से ऐसे भी कर सकते हो कि चित्तौड़ से भी टोस्ट खाएगा, जैसे आपकी मर्जी पड़े। अ को अपने क्या है, अ टोस्ट खाएगा यानी खाएगा ही नहीं, नकारात्मकता में लेते हैं यानी खाएगा ही नहीं, ठीक है। जी हाँ, मर्जी पड़े जो याद कर लो, थोड़ी ऊट पटांग है, आ ट्रिक है नहीं, थोड़ी ऊट पटांग है, लेकिन मेरे मतलब स्टार्ट टू आई याद है, जो मैं आई बताऊं कि राज बना चित्त भी टोस्ट खाएगा, और मन आई याद है, तो कुल मिला डायरेक्ट याद हो जाए, डायरेक्ट कर लियो, ट्रिक याद हो जाए, ट्रिक कर लियो, अपार क्रम याद रह जाई, ठीक है। बीच में अपा जो शाहपुरा और केकड़ी भी गालिया में भाई निकाल देना, 12-41 जिला के मायने अपने केकड़ी और शाहपुरा कोनी है, ठीक है। डायरेक्ट जावेला अपने बनास नदी सन्ना अटोड़ी जाए और बन्ना अटोड़ी चंबल में मिल जाए, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ांगे, अब आते हैं अपन डायग्राम पे, मजो तो अटे ही है ना, अब पूरी नदी आपके दिमाग में पल्ले बैठेगी कि हाँ। अब देखो आपने करा सीधी शर्ट जो है उद्गम सबू पहला, ठीक है नहीं। अब अपने करते हैं इसकी उद्गम करते हैं, यहाँ पे चंबल नदी जा रही है, ये इमेजिन करना आप कि ये चंबल नदी यहाँ से जा रही है, यहाँ पे जाके तो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इमेजिन करना है, सबसे पहले देखो उद्गम, क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले उद्गम स्थल, उद्गम स्थल कहां बताया, खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद से इसका होता है उद्गम, ठीक है। राजसमंद से इसका उद्गम होता है। इसके ऊपर जो है बाघेरी का नाका बना हुआ है, पर्यटन स्थल भी है और बाघेरी का नाका है यहाँ पे। फिर इससे आगे बढ़ती है तब यहाँ पे जो है नंद संबंध बांध बना हुआ है इसके अंदर, राजसमंद के अंदर ही, ठीक है, नंद संबंध बांध बना हुआ है, ठीक है। जब ये आगे बढ़ गई तो बिगोद नामक स्थान पर, कहां पे, बिगोद नामक स्थान पर देखो इसके अंदर कौन कौन सी नदियां मिल रही है, एक तो मिल रही है बेड़च और एक मिल रही है अपने मेणाल। अब इसी बेड़च नदी के अंदर एक गंभीरी नदी भी मिल रही है, ये गंभीरी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि गंभीर नदी जो है वो सीधा यमुना में जल जाएगी। ये है आपकी गंभीरी नदी और ये जो है यहाँ पे मेणाल, यानी कि देखो बेड़च, मेणाल और बनास का संगम होता है अपने बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, बिगोद भीलवाड़ा। अब ये बेड़च कहां से आ रही है, ये आ रही है गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से, गोगुंदा की पहाड़ियां कहां है, उदयपुर के अंदर है। यहां पे ये जब निकलती है तो इसका नाम होता है आयड़ नदी, इसका नाम क्या होता है यहाँ पे, आयड़ नदी, इसका नाम होता है आयड़। फिर ये गिरती है उदय सागर की झील के अंदर और फिर वापस जब यहां से निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। ये वही नदी है, आयड़ आहड़ सभ्यता पढ़ते हैं ना, वो इसके किनारे, आयड़ नदी के किनारे। तो ये जो है अपने, ये जब उदय गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है तो इसका नाम होता है आयड़ नदी, जो उदय सागर की झील में गिरती है। इसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ती है तो बेड़च नदी कहलाती है। फिर इसके अंदर जो है गंभीरी नदी भी मिलती है, लेकिन ये जब बिगोत में जाती है तो इसके अंदर मेणाल नदी जो है मैंगू चित्तौड़गढ़ से निकलने वाली, वो आके मिलती है और तब ये बनाती है त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी बनाती है, बनास बेड़च और मेणाल का त्रिवेणी संगम है। अब आगे बढ़ाते हैं इसको वापस, तब इसके अंदर दिवेर की पहाड़ी, ये भी कहां है, राजसमंद के अंदर, ये भी कहां है, राजसमंद। दिवेर की पहाड़ी से, थोड़ी पेन चेंज कर लो, बढ़िया समझ आई। दिवेर की पहाड़ी से जो है कोठारी नदी निकलती है, कौन सी, कोठारी, बागोर सभ्यता पढ़ा है ना आपने, वो यही कोठारी नदी है। कोठारी नदी निकलती है जिस पर मेजा बांध बना हुआ है, देखो ये मेजा बांध, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ग्रीन माउंट, राजस्थान का ग्रीन माउंट बोला जाता है इस मेजा बांध को, ठीक है, भीलवाड़ा वाला ये मेजा बांध बना हुआ है। थोड़ी सी आगे फिर चली तो नंदराय जो है शाहपुरा के अंदर, शाहपुरा कहां है, भीलवाड़ा में। नंदराय नामक स्थान पर जो है ये किसमें मिल गई, अपने बनास नदी के अंदर मिल गई। फिर आगे बढ़ो बनास नदी को, बनास आगे बढ़ी है तो राजमहल टोंक नामक स्थान आता है, एक टोंक का राजमहल, वहां पे इसके अंदर दो नदियां और मिलती है। कौन कौन सी मिलती है, देखो एक तो खारी नदी और एक डाई नदी।
अब ये खारी कहां से आ रही है? ये बिजराल से आ रही है। क्या से आ रही है? कि बीज खारे हैं, ऐसे ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? बीज खारे हैं। तो बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से आती है खारी नदी, वो मिलती है, और एक आती है अपने डाई नदी। हाँ, कौन सी आती है? डाई नदी, जो मिलती है अपने राजमहल टोंक के अंदर। देखो बनास, खारी और डाई का त्रिवेणी संगम का है राजमहल टोंक में। ये बनास नदी सबसे ज्यादा त्रिवेणी बनाती है अपने यहाँ राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ाओ इसको, और तब इसके अंदर सिलोरा की पहाड़ियां, किशनगढ़ से आने वाली कौन सी है? मानसी नदी। ये मानसी नदी, और यहां से जो है ये बांडी नदी, ये भी आके, ये बांडी अलग है, पाली वाली बांडी अलग है। ठीक है, ये भी आके मिलती है अपने कहां पे? इसके अंदर, बनास के अंदर। फिर चैनपुरा की पहाड़ियां, बस्सी, जयपुर ग्रामीण हटा देना, जयपुर ही करना। चैनपुरा की पहाड़ियां, बस्सी, जयपुर से आने वाली मोरेल नदी है, और अचरोल की पहाड़ी जयपुर से आने वाली डून नदी है, और वो भी अपने मिलती है बनास के अंदर। यहां से आती है कालीसील नदी, जो कैला देवी की पहाड़ियां, करौली है, करौली का कैला देवी का मंदिर है ना, वो भी अपने कहां है? कालीसील नदी के किनारे। कालीसील अलग है, कालीसील अलग है, वो भी यहाँ पे आके मिल जाती है। कहां पे? अपने बनास नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, ये त्रिवेणी संगम नहीं है, लेकिन फिर जैसे आगे बढ़ती है ये नदी, तब यहाँ जो है अपने, जब ये चंबल के अपने, ये यहाँ पे जाती है आगे खंडार सवाई माधोपुर के अंदर, यहाँ पे ये स्थान मिल जाती है। इसके बाद में जो है ये चंबल नदी के अंदर यहाँ पे मिल जाती है। फिर बाद में जाकर जो है ये चंबल नदी के अंदर यहाँ पे विलीन हो जाती है। बनास नदी का मिल जाती है चंबल के अंदर। बनास, चंबल और सीप। फिर यहाँ पे रामेश्वरम नामक स्थान पर, रामेश्वरम, रामेश्वरम नामक स्थान पर बनास, चंबल और सीप। कौन सी? बनास, चंबल, कई जगह सील लिखा मिलेगा, और सीप, इन तीनों का होता है त्रिवेणी। ठीक है, ये त्रिवेणी नहीं है, त्रिवेणी इन तीनों का था, बनास, चंबल और सीप का। यहाँ पे राजमहल टॉक के अंदर बनास, डाई और खारी का। इस बिगोद के अंदर बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। इस तरीके से ये पूरा तंत्र जो है नदी का आगे बढ़ता है, और ये जाके मिल जाती है रामेश्वरम के अंदर, चंबल नदी के अंदर। कहां मिलती है? रामेश्वरम में, चंबल नदी के अंदर ये मिल जाती है। जाके यहां से निकालो सबसे पहले खमनोर की पहाड़ी से, फिर आगे निकालो, तब जो है यहाँ से बेडस नदी भी साथ साथ निकालना, आयड नदी बनाना इस डायग्राम को आप। ठीक है, इसमें गंभीर मिला देना, गंभीरी, और फिर बिगोद के अंदर जो है यहाँ से मेणाल नदी मिला देना, और ये त्रिवेणी हो जाएगा एक। फिर दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी निकालो, एक बांध बना देना, मेजा बांध बीच में, नंदराय शाहपुरा के अंदर मिला देना। फिर यहां से बिजराल की पहाड़ी से बीज खारे हैं, खारी नदी निकालो, यहां से डाई नदी लाओ एक ऊपर से। ठीक है, और फिर जो है अपने मानसी नदी है, यहां से ये निकालो, बांडी नदी निकालो, चैनपुरा की पहाड़ियों से मोरेल नदी निकालो, अचरोल की पहाड़ी से ढूंढ निकालो, कालीसील नदी लाओ, और यहाँ खंडार सवाई माधोपुर के अंदर ये जो है बनास के अंदर मिला दो। रामेश्वरम के अंदर बनास, चंबल, सीप का मिलन करा दो। पूरा का पूरा बनास नदी तंत्र आप लोगों के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग इस मैप में, इसमें दिखेगा नहीं वैसे, लेकिन ये जो है ये डायग्राम आप 2-4 बार बनाओ, आप लोगों के ये नदी बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है, अब ले स्क्रीनशॉट, अब लो आप लोग स्क्रीनशॉट। इस तरीके से आप लोगों के ये नदी देख लो, बढ़िया आराम से देखो, और आराम से मोबाइल आड़ा करके फुल स्क्रीन करके और स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर बाद में देख देख के बनाते रहना। ठीक है, वैसे जिनके पास में वन लाइनर्स बुक है उनके पास में ये दे रखा है, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग जो है बढ़िया तरीके से याद करने के लिए बनाना जरूर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही चीजें थोड़ी सी जब बनाओगे तो कहीं आप लोगों को भूलो यदि या मैथ में समझ में नहीं आए तो ये काम आएगी आपके। ठीक है, देखो बेड़च नदी उद्गम कहां से पढ़ेंगे? उदय सागर। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आयड नदी आके मिली कहां? पहले उदय सागर के अंदर आके मिली। कौन सी? आयड नदी मिली है, ये बताया मैंने। और जब यहां से निकल गई तब ये बेड़च कहलाई है। बनास में कहां मिलेगी? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर ये कहां मिल जाती है? बनास के अंदर। उदय सागर झील से पहले ये किस नदी के नाम से जानी जाती है? आयड के नाम से, बता दिया था। ठीक है, खारी। बीज कैसे हैं? खारे हैं। तो बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। बनास में मिलन कहां पे होगा इसका? राजमहल टोंक के अंदर। ये नदी देखो बनास और डाई के साथ क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, फिर देखो मेणाल नदी उद्गम कहां से बताया था? बेंगू चित्तौड़गढ़ से। और बनास में मिलन कहां बताया था? बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाया था। देखा, मैप दिमाग में आ रहा है। ठीक है, कोठारी नदी कहां से निकाली थी? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से। बनास में मिलन कहां कराया था? नंदराय शाहपुरा के अंदर। इस पर कौन सा बांध बनाया था? मेजा बांध। इसको क्या कहा गया? राजस्थान का ग्रीन माउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन माउंट। लघु माउंट किसे कहते हैं? पीपलूद बालोतरा के अंदर है। ठीक है,
फिर देखो मोरेल नदी, उद्गम कहां से बताया, चैनपुरा की पहाड़ियां, बस्सी जयपुर। बनास में मिलन कहां हुआ, खंडार सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। मानसी नदी एक और, जिसका उद्गम सिलोरा की पहाड़ियां किशनगढ़ से, ठीक है। और बनास में मिलन कहां पे, देवधाम टोंक के अंदर जो है, बनास के अंदर इसका मिलन हो जाता है मानसी नदी का, ठीक है। तो ये आप लोग जब डायग्राम बनाओगे तो कुछ चीजें यदि समझ में नहीं आए तब ये भी काम आएगा, और ये नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आप लोगों के पास में होना चाहिए, ठीक है। ले बेटा स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बनास पे त्रिवेणी, बनास पे जो जो त्रिवेणी बन रहे हैं अपने, उनको भी अपन थोड़ा सा ध्यान से वापस पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों के चीजें क्लियर रहे। देखो बिगोद भीलवाड़ा के अंदर जो बनास त्रिवेणी बनाता है वो बनास, बेडच और मेनाल नदी का त्रिवेणी है। किसका है, बनास, बेडच और मेनाल। त्रिवेणी का मतलब है तीन नदियां जो है वो मिलेगी तो होगा त्रिवेणी, ठीक है, ये ध्यान रखना। वेणी यानी नदी होता है, त्रि यानी तीन। राजमहल टोंक में कौन सा है, बनास, डाई और खारी, बनास, डाई और खारी, ठीक है, ये राजमहल टोंक के अंदर। रामेश्वरम घाट के अंदर जो सवाई माधोपुर में है, इसमें कौन सा है, बनास, चंबल और सीप, ठीक है, बनास, चंबल और सीप। और जोधपुर या देवधाम टोंक, इस देवधाम ये कहां है, ये टोंक के अंदर है। जोधपुर या देवधाम टोंक, इसमें मिलन होता है बनास, बांडी और मानसी का, बनास, बांडी और मानसी का मिलन होता है कहां, जोधपुर या टोंक, जोधपुर या देवधाम टोंक के अंदर। तो ये चार त्रिवेणी बनाती है, लगभग कितने, चार त्रिवेणी, जिनमें बनास नदी शामिल है। तो ये पूछे कि सर्वाधिक त्रिवेणी बनाने वाली, क्या पूछे, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम राजस्थान की कौन सी नदी पर है, तो आप लोगों के कहां है, बनास नदी पे सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बने हुए हैं, ठीक है टाबरो। ले स्क्रीनशॉट, ये कलेक्टिव मैटर है आप लोगों के पास में, सिलेक्टिव एंड कलेक्टिव, ले स्क्रीनशॉट टॉपिक। चलना क्या आगे, ओके। देखो इब धन पड़नी है बाणगंगा नदी, ठीक है, बाणगंगा, ताला नदी भी कहवे, इन अर्जुन की गंगा भी कह दिया करे। बाणगंगा वैसे जो जोधपुर के रहने वाले होंगे, खासकर बिलाड़ा के आसपास, तो आपने वहां पे भी कहीं बाणगंगा का बोर्ड देखा होगा या पढ़ा होगा, यहाँ पे भी एक बाणगंगा है। लेकिन ये जो पढ़ते हैं वो बाणगंगा अपने कोटपुतली बहरोड वाली, वो है बैराट सभ्यता जिस पे स्थित है, वो है। यहाँ पे बाणगंगा जो मारवाड़ जोधपुर के अंदर है ना, वो छोटी है, वो छोटी नदी है, बिलाड़ा आई माता मंदिर है उनके पास में, वहां पे भी है, ठीक है। तो ऐसे नदियों के नाम सेम मिलते हैं। उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियां, कोटपुतली बहरोड। पहले इसको जो है बैराट की पहाड़ियां जयपुर पढ़ते थे। बड़े सभ्यता के अंदर भी ध्यान रखना है, बैराट की पहाड़ियां या बैराट सभ्यता जो है वो कोटपुतली बहरोड में है वर्तमान के अंदर। पहले पूर्व जिला जयपुर, ये भी अपने को ध्यान रखना है, यहां लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। पूर्व जिला जयपुर। पढ़ाई अपने को अब दोनों तरीके से करनी पड़ेगी, किस समय एग्जामिनर की खोपड़ी सटके और वो कौन सा प्रश्न पूछे ये पता नहीं है। उपनाम इसे कहा जाता है अर्जुन की गंगा और ताला नदी के नाम से जाना जाता है। इस पे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाने वाला जम्वा रामगढ़ बांध है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर, ढूंढाड़ का पुष्कर नाम से इसे जानते हैं। गुलाब यहाँ के बहुत प्रसिद्ध है इसलिए ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। जम्मा रामगढ़ बांध इसी बाणगंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ये सीधे यमुना में जल ले जाती थी पहले जो है ये सीधी जाके, जैसे कि यहाँ चंबल नदी मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ जो है बाणगंगा मिल गई, यहाँ गंभीर नदी मिल गई। तो गंभीर अभी भी मिलती है लेकिन बाणगंगा जो है वो अब, ये तो है यमुना, ध्यान रखना ऐसे समझाने के लिए। बाणगंगा जो है वो अब यहाँ पे जल ले जा ही नहीं पाती, उससे पहले जो है भरतपुर के मैदानों में विलुप्त हो जाती है। तो इस लाइन को बहुत अच्छी तरह लिखना कि यह नदी सीधे यमुना में जल ले जाती है, लेकिन वर्तमान में यमुना के जल में मिलने से पहले ही यह भरतपुर के मैदान में विलीन हो जाती है। इसलिए इसे आंतरिक प्रवाह की नदियों में माना जाता है और इसीलिए इसे रुंडित नदी भी कह दिया गया है। क्या कहते हैं, रुंडित नदी। अब रुंडित नदियां उन्हें कहा जाता है जो आंतरिक प्रवाह की होती है, यानी कि वो किसी भी तरह के समुद्र के अंदर जाकर नहीं मिलती है। क्या किसी भी तरह के समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, उन्हें रुंडित नदी कहा जाता है। अब कल एक टाबर कमेंट करियो, गुरुजी इन नदियों को जो है समुद्र में जाने क्यों देते हैं, इनको बीच में ही रोक के पानी को जो है उन जगह
उपयोग कर लेना चाहिए, डाइवर्ट कर लेना चाहिए, ये है वो है। देखो नदियों में पानी बहुत होता है और ये जो आप कह रहे हो वो चीज भी की जा रही है, इन्हीं को सिंचाई परियोजना कहते हैं। ये बांध भी इसीलिए बनाए जाते हैं। एक इंजीनियर थे, यदि आप नहीं जानते तो मैं बताता हूं, मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे अपन अभियंता दिवस मनाते हैं, इंजीनियरिंग डे। तो उन्होंने ये जो है पूरी परियोजना, नदियों को जोड़ो परियोजना लाई और ये जो सिंचाई वगैरह ये सब जो है उनको बहुत बल दिया। लेकिन समय के साथ में एफर्ट भी लगता है, पैसा भी लगता है, साथ में क्या होता है कि नदी के जल के संबंधित विवाद भी बहुत सारे होते हैं, इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान देना, तीस्ता जल बंटवारा, बहुत सारे जो है चिनाब का जल बंटवारा वगैरह, ये बहुत सारे जो है इसके अंदर दांव पेच रहते हैं। तो इन सभी को देखते देखते जो है प्रोसेस चलते रहते हैं। अब देखो आप अभी भी जो है कई सारी सिंचाई परियोजनाओं के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो अपन सोचते हैं कि क्या है, इनको जोड़ के तुरंत कर देना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि नदी है भैया, ये घर का नाला है ना, उसको भी जो है इधर उधर जोड़ने में टाइम लग जाए अपन को, और ये तो नदियां हैं, प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से निकालने पड़ते हैं। क्या है कि सृजन और प्रलय में अंतर बहुत कम होता है। यदि कुछ चीजें गलत हो जाए तो सृजन कब प्रलय में बदल जाए पता नहीं चलता। इसलिए ये है, अपन तो घर बैठे सोचते हैं ऐसा क्यों नहीं कर दे, जबकि किया जा रहा है। अपन वहां पे जाके हर चीज देखते नहीं है। इंदिरा गांधी नहर कैसे आई है कि नहीं आई है, कितनी सालों की प्रोसेस हुई है तब आई है। ये चीजें चलती है और चल भी रही है। अपन को लगता है कि क्यों नहीं कर रहे, सारी नदियों का थोड़ी रोक सकते हैं अपन। पारिस्थितिकी की भी कोई चीज है, पारिस्थितिकी संतुलन, इन चीजों के लिए आपको है ना बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी, तब आप लोगों का दिमाग का सोचने का लेवल जो है वो उस तरीके का बनेगा, विस्तृत होगा कि आप ये चीजें अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अब हम जो है इस रनिंग क्लास में सिलेबस में इतनी चीजें आप लोगों को कंसेप्ट इतना नहीं समझा सकते। हमारे पास में है सारे जवाब है, लेकिन हमें सिलेबस भी तो कवर करना है समय पे। तो मैंने इतने में आप लोगों को जो चीज बताई है, आई थिंक कि आप लोगों की ये समझ में आ गई होगी कि ये चीजें कैसे होती है और कैसे हो रही है। ठीक है, तो अपने अभी फिलहाल मैं यही कहूंगा कि दिमाग इतना ही लगाओ कि जिसमें अपने एग्जाम निकल जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि एग्जाम की डेट निकल जाए और अपन विद्वता के चक्कर में धरे रह जाए। तो सबसे पहली चीज है कि आप लोगों को नौकरी लेनी है, तो आपकी विद्वता वैसी साबित हो जाएगी। उसके बाद में पढ़ो किताबें, बहुत किताबें पढ़ो, और जितनी किताबें पढ़ोगे उतना ज्ञान आप लोगों का दायरा जो है बढ़ेगा। तो ये चीजें बेटा, समय आता है सब चीजों का, पहले सिलेक्शन ले लो, नौकरी ले लो, दुनिया ही, पूरे समाज ही इज्जत करने लग जाएगा बस, और आप लोगों की जो है लीला लहर हो जाएगी। अभी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। आज की ये क्लास जो है इसके साथ में अपन ने 2 नदियां पढ़ ली, स्पेशली बाणगंगा भी पढ़ ली, बाणगंगा में इतनी जानकारी पढ़नी है, और बनास नदी भी पढ़ ली, पूरा तंत्र समझ लिया है। अब कल की जो क्लास आएगी उसके अंदर चंबल नदी का पूरा तंत्र समझेंगे। अब जैसे बनास भी उसके अंदर मिलेगी, लेकिन बनास को इतना विस्तृत नहीं पढ़ेंगे उसमें, लेकिन पूरा तंत्र समझेंगे। और उसके बाद में चंबल नदी आप लोगों के क्लियर हो गई, यानी कि नदियां जो है आप लोगों के अपवा तंत्र वाला टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर। बस आप लोगों को ये जो डायग्राम मैंने बताया ना, कल जैसे चंबल का भी बताऊंगा, 4 नदियों के डायग्राम में बताऊंगा, 3 के बता दिए, एक और। इन सबको जो है प्रैक्टिस करना बहुत बनाने की। मैं कह रहा हूं सारी नदियों के उद्गम और मिलन याद नहीं भी रहे, 2-4 के भी रह गए तो आप लोगों का काम निकल जाएगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार तो लगभग सारी भी याद रहेगी। और मैं कह रहा हूं उद्गम भी याद नहीं रहे तो कम से कम सहायक नदियां याद रह जाएगी। बस अपना काम इतना ही है, एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। अपने को उस तंत्र की नदियां याद रह जाएगी, अपने को सहायक नदियां याद रह जाएगी, अपने को उस पे बने बांध याद रह जाएंगे, अपने को वो कहां से उद्गम हो रही है, कहां से मिल रही है, ये थोड़ा बहुत भी याद रह गया ना तो आप लोगों का काम निकल जाएगा। और अप्पा इतना भी कठिन नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा समझा, बस यही है, दैट्स ऑल। चलिए अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।